सो हेलो गाइस, लेकर आ गया हूँ एक और ब्रांड न्यू मानवा जो कि आपको बेहद पसंद आने वाला है और मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। चलो मैं थोड़ा सा इसका इंट्रो दे देता हूँ। सोचो क्या हो अगर आपने गैंगस्टर के दुनिया में अच्छा खासा नाम बना रखा है, लेकिन एक दिन आप और आपके साथी सभी लोग मारे जाते हैं और आप करीबन 15 साल पीछे के टाइम में हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आप अपनी बॉडी में रिबॉर्न ना होकर किसी और की बॉडी में हुए हो और आपके जैसा इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो क्या अब आप अपने साथियों को रेस्क्यू करोगे या फिर एक नॉर्मल लाइफ जियोगे? कुछ ऐसा ही कहानी में हमारे मेन लीड के साथ होता है। अब वो आगे क्या करेगा ये तो हमें वीडियो को ही देखने के बाद पता चलेगा। ओके तो शुरुआत करते हैं, लेकिन गाइस कहानी को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। आप में से 75% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हो सके तो कर लो और साथ ही साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी मिल जाए। और हाँ गाइस साथ ही साथ में वीडियो को हाइप भी कर देना। ओके तो शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत 2021 से होती है, एक बंदे को दिखाते हुए जो कि एक बोट पे नजर रखे हुए था और अपने सीनियर से पूछता है मैं कब तक यहाँ पे रहूंगा, मैं यहाँ पर पिछले 3 साल से रह रहा हूँ। जिसपे उसका बॉस कहता है मैं तो यहाँ पे 8 साल से काम कर रहा हूँ, ऊपर से हमारे पास एक ही जॉब है, सिर्फ उस बोट वाले बंदे पे नजर रखना। तभी अचानक से वो बंदा कहता है कुछ तो गड़बड़ है, वो बोट बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये सुन के तो बॉस के हाथ से कॉफी गिर जाता है। तभी वो सब पैनिक करने लगते हैं और अपने बड़े ऑफिसर से बात करते हैं। फिर वो सभी अपने शिप से उतर के उसी बंदे से बात करने जाते हैं जो कि 8 साल पहले बोट पे रह रहा था। बॉस गुस्से में कहता है लूसीफर मैं तुझे अपने हाथों से मार देना चाहता हूँ। ये सुन के वो उसका मजाक बनाते हुए कहता है मार लेना, लेकिन मेरी बात प्रेसिडेंट से हो चुकी है और वो डील के लिए रेडी है। अगर तुम सबने कोई भी होशियारी की तो मैंने जो भी बॉम्ब चुराए हैं वो एक एक करके फटना शुरू हो जाएंगे। फिर वो अपने साथियों को कॉल करके कहीं बहुत ही दूर जाने को बोलता है। फिर सिगरेट जलाते हुए काउंटडाउन शुरू कर देता है। अब हम लंदन में फायरफ्लाई को देखते हैं जो एक बंदे को टपका देती है और कार से कहीं जाने लगती है। तभी उसके साथ ही लूसीफर का मैसेज आता है। ये सुन के वो कहने लगती है बॉस ऐसा नहीं कह सकते, क्या वो सही में कहीं चले गए? इसी के साथ वो रोड पे अपना गन लेके उतर जाती है और सबको मारते हुए सोचती है मुझे भी देखना है आखिर हेल कैसा होता है। अब हम साउथ अमेरिका में हमिंग बर्ड को देखते हैं और ये सभी नेम इनके कोड नेम हैं। इनका असली नाम किसी को भी नहीं पता। जब उसे लूसीफर का मैसेज मिलता है तब वो अपने एरोप्लेन को ब्लास्ट करवा देती है और एक एक करके सभी साथी मर जाते हैं। ये देख के लास्ट में फॉक्स भी अपने आप को गोली मार के सुसाइड कर लेती है। और इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है एक स्कूल में जहां टीचर बार बार शैन का नाम ले रहे थे और वो मनी मन सोचता है ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्या यही हेल है? क्या मैं वापस से यंग बन चुका हूँ? क्या मैं इस बच्चे के बॉडी में फंस के रह जाऊंगा? तभी टीचर उसे बाहर निकाल देते हैं। बाहर आके वो सोचता है मैं कहाँ फंस गया, क्या भगवान ने मुझे कोई पनिशमेंट दी है? तभी वो देखता है कोई लड़की ऊपर बिल्डिंग से गिर रही है। ये देख के वो जल्दी से जाकर उसे पकड़ लेती है। अब हम देखते हैं कि वो दोनों टीचर ऑफिस के बाहर खड़े होते हैं। उस लड़की का नाम सू है। शैन उसे देख के मनी मन सोचता है सही हुआ, ये लड़की फर्स्ट फ्लोर से गिरी, नहीं तो अब तक इसके हाथ टूट चुके होते। टीचर आते ही शैन से पूछते हैं कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तब शैन कहता है नहीं तो, मैं तो वहाँ पे खड़ा था, तभी अचानक से ये लड़की मेरे ऊपर गिर गई, मतलब मैंने इसकी जान बचाई है। फिर टीचर गुस्से में सू से पूछते हैं तुम बिल्डिंग से कैसे गिरी? तब वो कहती है मैं तो 2nd फ्लोर पे खड़ी थी, लेकिन अचानक से मैं फिसल के गिर गई, मैं बिल्डिंग से कूदने का नहीं सोच रही थी। ये देख के शैन सोचता है क्या ये दोनों बाप बेटी है? क्या ये लड़की अडॉप्टेड है? इसका फेस तो इसके बाप पर भी नहीं गया। फिर लीडर शैन से पूछता है अगर उसे कोई चोट आई हो तो वो उसे बता सकते हैं, वो इसका इलाज करवा देंगे। मगर वो मना करके वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो रुकते हुए कहता है मुझे बस छोटा सा फेवर चाहिए, क्या आप मुझे 50 रुपीज दे सकते हैं? वो मुझे हल्का चक्कर आ रहा है इसीलिए मुझे टैक्सी लेना पड़ेगा। ये सुन के टीचर उसे पैसे दे देते हैं। फिर वो उन पैसों को लेकर घर पहुंच जाता है। घर को ध्यान से देखते हुए उसके पास उन बच्चे के मेमोरीज आने लगते हैं जिसके बॉडी में उसका सोल था। वो बताता है इस बच्चे का नाम शैन है, ये एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसके फादर कंट्री छोड़ के कहीं चले गए थे बिना कुछ बताए और इसकी मदर वापस से शादी करके चली गई और कुछ पैसे ग्रैंडमा को दे दिए ताकि वो शैन का ध्यान रख सके। लेकिन कुछ टाइम बाद ही उनका पति गैम्बलिंग में पड़ने लगा जिस कारण से वो जेल चला गया। ग्रैंडमा भी कुछ सालों बाद मर गई जिस कारण से शैन अकेला है। स्कूल में भी ये बहुत ही शांत रहता है और इसके ज्यादा दोस्त नहीं है। ये बात याद करके शैन खुश होते हुए सोचता है चलो सही है, इस बच्चे के ज्यादा रिलेशन नहीं है, अब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी इसकी बॉडी में रहने में। फिर उसकी नजर कैलेंडर पे पड़ती है जिसके तुरंत बाद ही वो सर्च करना स्टार्ट कर देता है आखिर कोई इंसान 15 साल पीछे ट्रेवल करके कैसे आ सकता है। उसके बाद वो याद
याद करता है। आज से 15 दिन बाद वो लड़की बहुत ही गंदी मौत मरने वाली है। अभी हमें क्लियर नहीं होता आखिर वो किसकी बात कर रहा है और वो उस लड़की को बचाने का सोचता है, लेकिन ना तो उसके पास पासपोर्ट के पैसे है और ना ही वीजा के और ना ही एरोप्लेन खरीदने की। रात में वो अपनी आंखों से कुछ एनर्जी बाहर निकाल कर पानी के ग्लास को मूव करने का ट्राई करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता लगता है कि वो शैन को बहुत टाइम से पसंद कर रही है। आज सुबह वो शैन को ही देख रही थी। इसी बीच वो बिल्डिंग से गिर गई। ये सोचकर वो काफी ज्यादा एम्बेरेंस होने लगती है। तभी उसकी नजर एक लेटर पे पड़ जाती है। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं, जो कि अपने घर पर कॉल करने का ट्राई करता है, लेकिन वो नंबर वैलिड ही नहीं था। फिर वो अपने असली घर पर जाता है, लेकिन वहाँ पर एक मोटा आदमी रह रहा था। ये देख के वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। सिगरेट खरीदने जाता है उसी औरत से जिससे वो अपने पिछले लाइफ में खरीदा करता था। वो लेडी सेम होती है, मगर उसके पेरेंट्स यहाँ पे नहीं होते और ना ही उसका घर। ये देखकर वो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए चिल्लाने लगता है। तभी आसमान से एक बड़ा सा पेंसिल जमीन पे आके गिरता है, जो कहता है कि मैं तुम्हें स्पॉइलर नहीं दे सकता हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ बच्चे बातें कर रहे थे। शैन ने दूसरी क्लास की सू को लव लेटर भेजा है। ऊपर से वो हमारे स्कूल का रोल मॉडल है। वो टीचर से भी नहीं डरता है और ये सब सू भी सुन रही थी। फिर वो शैन के पास जाकर पूछती है, क्या तुम फ्री हो? मुझे तुमसे कुछ बात करना है। ये सुन के शैन सोचता है, मैं तो कुछ ज्यादा ही निडर हूँ इस लाइफ में, जो मैंने हेड टीचर की बेटी को लव लेटर दे दिया। तभी सू चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं तुम्हारा लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। हम अभी भी स्टूडेंट है और हमें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ये सुन के वो कहता है, हाँ तुम सही हो। वैसे तुम्हारे मिड टर्म में कितने मार्क्स आए थे? ये सुन के वो कहती है 196, जिस पे शैन सोचता है, जहाँ तक मुझे याद है वहाँ तक तो इस स्कूल में 300 स्टूडेंट है। उसके बाद वो वहाँ से जाते हुए कहता है, गुड लक, मैं उम्मीद करता हूँ तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी। ये देख के सू मनी मन सोचती है, ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मैंने उसे नहीं बल्कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है। तभी टीचर आके अनाउंस करते हैं, कुछ दिन में एक कंपटीशन होने वाला है, तुम सबको उसमें रजिस्टर करने के लिए पेरेंट्स के साइन चाहिए और 150 युआन भी, और बाकी का डिटेल्स बोर्ड पे लगा हुआ है। ये सुन के शैन सोचता है, यही मौका है, मैं नॉर्थ कोरिया में ट्रेवल कर सकता हूँ। फिर वो पूछता है, क्या इसमें कोई भी रजिस्टर कर सकता है? जिस पे टीचर पूछते हैं, क्या तुम मैथ कंपटीशन के लिए अप्लाई करोगे? वैसे बाकी का नोटिस बोर्ड पे लगा हुआ है, जिस पे शैन कहता है, मैथ्स के लिए नहीं लेकिन किसी और कंपटीशन के लिए। उसके बाद टीचर क्लास स्टार्ट कर देते हैं और शैन सो जाता है। जब वो जगता है तब दो स्टूडेंट उसके पास आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम साथ में गेम रूम चलोगे? ये सुन के इसके लिए शैन आराम से मान जाता है और गेम खेलने पहुंचता है, जहाँ पे वो बार बार हार रहा था। ये देख के उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ पर एक बुली आता है और शैन को अपने साथ लेकर जाता है। फिर वो दोनों स्टूडेंट्स को कहता है, तुमने अच्छा काम किया, अब तुम दोनों यहाँ से जा सकते हो। फिर शैन उससे पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ये सुन के बुली कहता है, मेरा नाम जियाओ है और तुम मुझे ब्रदर भी बोल सकते हो। वैसे मैंने सुना कि तुमने सू को 2 दिन पहले लव लेटर दिया था, तुम्हें पता है ना वो मेरी है, फिर भी तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे लव लेटर देने की? ये सुन के शैन पूछता है, अच्छा वो तेरी है? जिस पे जियाओ कहता है, अभी तो नहीं है लेकिन जल्द ही मेरी होगी, अब तुझे पता है ना तुझे क्या करना है? जिस पे शैन कहता है, हाँ ये एरिया सुनसान है और यहाँ पर मुझे देखने वाला भी कोई नहीं है। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं, जिसकी मॉम कहती है, 8 बज गए लेकिन तुम्हारे डैड अभी तक यहाँ पे नहीं आए, जाओ और उन्हें कुछ फूड देकर आ जाओ। ये सुन के वो स्कूल जाती है, जहाँ पे वो देखती है शैन किसी के साइकिल का लॉक खोल रहा था। ये देख के वो इस बारे में उससे पूछती है। ये सुन के शैन कहता है, क्या तुम मेरा विश्वास करोगी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मुझे याद नहीं आ रहा मेरा साइकिल कौन सा है? ये सुन के वो वहाँ से जाने लगती है। तभी शैन उसके करीब आते हुए कहता है, तुम्हें तो मेरे से प्यार से बात करना चाहिए, मुझे लगा तुम हेड टीचर की बेटी हो, इसीलिए तुम्हें अपना रेपुटेशन बना के रखना होगा, लेकिन तुम्हें मेरे से इतना कोल्ड होकर बात करने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बच्ची हो इसीलिए तुम्हें नहीं पता इस मामले में कैसे डिसीजन लेना चाहिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारे अंदर हल्का दिमाग आ जाएगा। वैसे मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। ये सुन के वो कहती है, मैं सिर्फ 2nd फ्लोर से गिरी थी। जिस पे शैन कहता है, अगर तुम दूसरों की लाइफ नहीं बचा सकती हो तो कम से कम अपनी लाइफ को बचाओ। वैसे क्या तुम जियाओ नाम के लड़के को जानती हो? जिस पे वो कहती है, हाँ वो मेरा पीछा करता है लेकिन एक बार डैड ने उसे भगा दिया था। तब शैन कहता है, तुम चिंता मत करो, अब वो लंबे टाइम तक तुम्हें परेशान नहीं करेगा, वो अभी हॉस्पिटल में होगा। दूसरी तरफ हम जियाओ को देखते हैं, जो कि हॉस्पिटल में था और उसके पूरे बॉडी पर प्लास्टर लगा हुआ था। जियाओ कहता है, एक तो मेरी इतनी बुरी हालत है और ऊपर से मुझे कोल्ड भी हो गया। भाई कोल्ड
कोल्ड तो ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ही बेकार होता है, ऐसा तो दुश्मन को भी ना हो, ना तो इसका कोई दवाई होता है और ना ही ये जल्दी ठीक होता है। दूसरी तरफ शैन कहता है तुम्हें डिटेल्स जानने की जरूरत नहीं है, मगर मैंने वापस से तुम्हारी हेल्प की है। ये बताओ क्या तुम्हें उस कंपटीशन के बारे में पता है? ये बोलकर वो फिर से दूसरे का लॉक खोलने का ट्राई करता है। तब वो चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारा साइकिल वहाँ पर है। ये सुनकर शैन उसे परेशान करते हुए कहता है तुम्हें कैसे पता? हम तो सेम क्लास में भी नहीं है। जिसपे वो कहती है बस मुझे पता है। वैसे तुम कंपटीशन के बारे में क्यों पूछ रहे थे? जिसपे वो कहता है क्योंकि मुझे उसमें पार्ट लेना था, मगर मैंने देखा मैं उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ। ये सुनकर वो पूछती है क्या तुम यानबियन ट्रिप पर जाना चाहते हो, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो? फिर शैन कहता है मैं सिर्फ वहाँ पर स्नो देखना चाहता हूँ। तुम्हारे फादर तो हेड टीचर है, तो शायद तुम्हें पता हो मैं कैसे उसमें पार्ट ले सकता हूँ। फिर वो सू को देखते हुए सोचता है ये कितनी सुंदर है, मुझे इससे बच के रहना पड़ेगा। फिर वो पूछती है क्या तुमने खाना खाया? तब वो कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। ये सुन के सू कहती है मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स है, मैं डैड से बात करके कुछ सॉल्यूशन निकालती हूँ। ये सुन के शैन कहता है तुम्हें तो मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, क्या मैंने तुम्हें कभी ये सब बताया है? तब वो कहती है मुझे किसी ने बताया था। तभी शैन की नजर खाने पर जाती है और वो अजीब सा स्माइल पास करता है। फिर हम देखते हैं वो एक चिकन लेग पीछे खाते हुए जा रहा था। दूसरी तरफ सू के डैड पूछते हैं यहाँ पर चिकन पीस एक क्यों है और दूसरा कहाँ पर है? ये सुन के वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाती है। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रहा था। उसके ऐसा करने से ग्लास में रखा पानी हिलने लगता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैन टीचर लू के पास जाता है और कहता है सर मैंने अभी कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया है, लेकिन मैंने सुना है इस कंपटीशन में एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगा। तब टीचर लू कहते हैं जो रिप्रेजेंट करेगा उसे टीचर सेलेक्ट करेंगे और उस फॉर्म पे टीचर और हेडमास्टर का साइन चाहिए। तभी शैन उन्हें कुछ देता है, जिसे देखते ही वो खुश होते हुए कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं, लेकिन वहाँ पर 3 वॉलंटियर जा सकते हैं, तुम वॉलंटियर के रूप में जा सकते हो। तुम्हें वहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस खाना है और आराम से रहना है और हल्का सा काम कर लेना। अब तुम अपना कॉन्टेक्ट और बाकी का इन्फॉर्मेशन दे देना। ये सुन के शैन फटाक से अपने इन्फॉर्मेशन दे देता है। तब टीचर कहते हैं अब तुम जा सकते हो, जो बच्चे वहाँ पर जाने वाले हैं उनका नाम बुलेटिन बोर्ड पे लग जाएगा। ये सुन के शैन जाने लगता है और जाते हुए वो देखता है ये बच्चे सिंपल नहीं है। दूसरी तरफ हम सू को देखती है जो स्कूल से जाते हुए याद करती है इस बारे में। इस बार उसके टेस्ट में 45 मार्क्स आए हैं और वो अपने आप को हौसला देते हुए कहती है मुझे बिल्कुल भी फेल नहीं होना है, मुझे हमेशा की तरह कम से कम 60 मार्क्स लेकर आना होगा, लेकिन एवरेज स्कोर ही 60 है। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है। तभी वो कुछ बच्चों को बातें करते हुए सुनती है, जहाँ पर वो कह रहे थे जो बच्चे यानबिन जा रहे हैं उनका नाम बोर्ड पे लग चुका है। ये सुन के सू को याद आता है कैसे शैन वहाँ पर जाके स्नो देखना चाहता है और जब वो देखती है कि बोर्ड पर शैन का भी नाम लिखा हुआ है तब वो भागते हुए अपने डैड के पास जाती है और कहती है डैड मुझे भी यानबिन कंपटीशन में भाग लेना है। जिसपे उसके डैड कहते हैं मगर तुम तो वहाँ पर जाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थी, अचानक से तुम्हें क्या हो गया? जिसपे वो कहती है मुझे वहाँ पे जाके स्नो देखना है। ये सुन के डैड कहते हैं लेकिन अभी सारे स्लॉट फुल हो गए, इसी कारण से तुम नहीं जा सकती हो। तब वो कहती है नहीं मुझे जाना है, मुझे सिंगर के रूप में भेज दो। ये सुन के वो उससे पूछते हैं लेकिन तुम्हें तो सिंगिंग पसंद नहीं है, फिर तुम उसमें पार्ट क्यों लेना चाहती हो? तब वो कुछ ना बोलते हुए मुंह फुला के बैठ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कंपटीशन वाले दिन को देखते हैं, जहां सू रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती है और जब वो शैन को आते हुए देखती है तब वो कहती है वॉलंटियर स्टूडेंट मेरा लगेज उठा के रख दो। ये सुन के शैन उसका लगेज उठाने लगता है। तभी एक और लड़का उसका लगेज पकड़ते हुए कहता है मैं ये कर लूंगा, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि सू के डैड मतलब हेड टीचर होते हैं। अब हम देखते हैं शैन सू से पूछता है तुम यहाँ पे कैसे आ गई, तुम्हारा तो बोर्ड पे नाम ही नहीं था। जिसपे वो कहती है तुम्हें इससे क्या मतलब, मैं तो यहाँ पे सिर्फ स्नो देखने आई हूँ। बाहर से उन्हें हेड टीचर देखते हुए सोचते हैं ये लड़का मेरी बेटी से इतना क्लोज कैसे हो गया। मुझे अफसोस हो रहा है कि आखिर मैं इस कंपटीशन को लीड क्यों कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं शैन मस्त ट्रेन में बैठ के बुक पढ़ रहा था। तभी टीचर लू कहते हैं शैन जाकर मेरा लगेज देखो और कैमरा को साइड कर देना उसमें से। जिसपे शैन कहता है मैं यहाँ पर आपका लगेज उठाने के लिए नहीं आया बल्कि यहाँ पर घूमने आया हूँ, कहीं आपने मुझे अपना नौकर तो नहीं समझ लिया। ये सुन के
टीचर लू कहते हैं तुम एक वॉलंटियर हो और वॉलंटियर का काम होता है दूसरों की हेल्प करना। जिस पे शैन कहता है मैंने आपको ट्यूशन फी दिया है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। चूना आप जाके टूर गाइड से बात करो और मुझे अगले स्टेशन पे उतार दो, मैं खुद वहाँ से चला जाऊंगा। ये सुन के वो गुस्सा करते रह जाते हैं लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाते हैं। फिर शैन उन्हें सिगरेट देते हुए कहता है चूना आप भी एक पी ले और किसी को भी इस बारे में पता ना चले और किसी को भी इस बारे में ना बताए। ये सुन के टीचर उसे फूकने लगते हैं लेकिन उन्हें पता लगता है कि ये तो फेक है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सभी यानबिन स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। सू अपना लगेज खींचते हुए सोचती है मुझे क्या हो गया, मैंने उस इडियट के लिए इसे ज्वाइन क्यों कर लिया। तभी शैन उसका लगेज लेते हुए कोका कोला देता है। अब हम देखते हैं टीचर लू शैन पर गुस्सा करते हुए कहते हैं क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो, लेकिन अभी ट्रिप में 4 दिन बचे हुए हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये सुनकर शैन वापस से फी की बात करने लगता है। तब वो गुस्सा करते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे से नहीं डरता हूँ और ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं है। उसके बाद वो हार मानते हुए कहता है मेरे लिए ये जॉब ढूंढना आसान नहीं था, इसीलिए मुझे परेशान करना बंद कर दो। ये लो 200 युआन और बाहर जाके फ्रेश एयर लो, मगर मेरा माथा मत खाओ। ये सुन के शैन उन्हें पीट देता है। तब वो कहता है शैन मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे यहाँ से जाने दो। फिर शैन कहता है मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सब संभाल लोगे, आपके पास तो सभी चीजों का सॉल्यूशन होता है। ये बोलकर शैन वहाँ से निकल जाता है और सीधा जाता है नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर पे। वो छुप के अंदर घुस जाता है। उस टाइम पर -13 डिग्री सेल्सियस हो रहा था। तभी एक सोल्जर उसे देख लेता है। तब शैन जल्दी से उसके आंखों पर स्नो मारते हुए उसका मुंह बंद कर देता है और उस बंदे को खत्म कर देता है। दूसरी तरफ 2 सोल्जर्स बातें करते हुए कहते हैं क्या अभी लाइट में कोई दिखा था, मगर दूसरा वाला मना कर देता है। इधर शैन बॉर्डर का तार काटते हुए अंदर घुस रहा था। फिर वो चॉकलेट खाते हुए अपने आप को आगे के लिए रेडी कर लेता है। फिर वो मनी मन सोचता है दूसरों के लिए ये एरिया माइन से भरा हुआ है, लेकिन मेरे लिए सबसे आसान ट्रैप है। मैंने अपने पिछले जन्म में यहाँ पर बहुत सारे मिशंस किए थे, इसीलिए मुझे इस एरिया के चप्पे चप्पे के बारे में पता है। मुझे अभी और 30 मीटर चलना है। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक लैंड माइन पे पैर रख देता है, लेकिन तब भी वो बिल्कुल भी नहीं घबराता और अपने स्कूल यूनिफॉर्म को काट कर एक ऐसी चीज बनाता है जो उसके पैरों की जगह ले सके और सेम अमाउंट में प्रेशर एक्सर्ट करे जिससे वो माइन ब्लास्ट ना हो। दूसरी तरफ हम सू को देखते हैं जो सिंगिंग करते हुए शैन को ही ढूंढ रही थी, मगर शैन 2 दिन से नजर नहीं आया था। इधर शैन माइन के ऊपर वो टूल रखने के बाद तुरंत वहाँ से हट जाता है और अपने आप को कवर कर लेता है, लेकिन वो माइन ब्लास्ट नहीं होता। उसके बाद वो वहाँ से आगे बढ़ता है और एक गड्ढे में कूद जाता है जहाँ पर ऑलरेडी 2 सोल्जर थे। उसे देखकर वो दोनों बहुत ही शॉक्ड होते हैं और वो बंदे उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, मगर शैन भागते हुए जाता है और सोल्जर का चाकू छीन के उसके ऊपर चला देता है और उसका वहीं पर काम तमाम कर देता है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है आजा मेरे से भिड़ ले। ये सुनकर शैन भागते हुए जाता है और अपने पेन को उसकी बॉडी में डाल देता है। उसके बाद वो उसी बंदे का ड्रेस पहन के वहाँ से निकल जाता है। फिर वो याद करता है कैसे उसके पिछले जन्म में उसे एक बंदे को मारने का ऑर्डर मिला था, जिसके बाद वो उस बंदे के सभी साथी को खत्म करता है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की को देखता है, जहाँ पर वो लड़की उसी आदमी को मारते हुए कहती है तुम उसके बॉडीगार्ड हो, मगर अब तो ये बुढ़ा मर चुका है। ये सुनकर शैन उसे उठा कर ले जाने लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रहे हो, जाने दो मुझे। मगर शैन बाहर आकर बॉडीगार्ड को खत्म करते हुए उस लड़की को लेकर अपने सेफ हाउस में पहुंच जाता है और कहता है कि यहाँ तक कोई भी नहीं पहुंच सकता है, जिस पे वो लड़की कहती है मतलब तुम यहाँ पर मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। ये बोलकर वो लड़की शैन पर अटैक करने का ट्राई करती है, मगर शैन उसके गर्दन पे मार के उसे वहीं पर बेहोश कर देता है और जब उसे होश आता है तब वो अपने आप को बंधे हुए देखती है। अगले दिन शैन उसे आजाद करते हुए कहता है अगर तूने हिलने का ट्राई किया तो तू मारी जाएगी। तब वो पूछती है तुमने मुझे वहाँ से क्यों बचाया, मैं सुंदर हूँ इसीलिए या तो मेरे साथ सोना चाहते हो। ये सुनकर शैन उसके चिन्ह पर गन रखते हुए कहता है तू एक छोटी बच्ची है जो अभी बहुत ज्यादा डरी हुई है, लेकिन तू बहादुर बनने का ट्राई कर रही है। अचानक से वो लड़की हैरान होते हुए पूछती है, जिसपे वो कहता है इस दुनिया में ज्यादा लोग नहीं है जो मेरे ओपोनेंट बनने के लायक है। ये सुन के वो लड़की झुकते हुए कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं अभी कुछ और लोगों को मारना चाहती हूँ, मैं सब कुछ करने को रेडी हूँ, बस मुझे रिवेंज चाहिए। ये कहते हुए वो रोने लगती है। इसके बाद शैन उस लड़की को ट्रेनिंग देने लगता है जिसका नाम यंग है। 2 साल बाद वो अपने पेरेंट्स की मौत का बदला ले लेती है और बारिश में बैठकर फूट फूट के रोना शुरू कर देती है। वो इतना रोती है कि थक कर सो जाती है। फिर शैन उसे घर लेकर आता है जहाँ जब उसे होश आता है
तब वो शैन को अपने पास कुछ देर रुकने को कहती है। फिर वो कहती है, मुझे डर था अगर मैं उठने के बाद तुम्हें नहीं देखूंगी तो क्या मैं अपने आप को गोली मार लूंगी। तुम्हें शायद मेरी स्टोरी नहीं पता, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तब ये हादसा हुआ था। उस दिन बहुत ज्यादा ठंड था। उन्होंने मेरे आंखों के सामने मेरे फादर को मार दिया था और उनका बिजनेस अपने नाम कर लिया था। फिर वो अपने घर के अंदर आकर मेरी मॉम और भाई को मार दिए। उसके बाद मुझे यार्ड में फेंक कर मेरे साथ गलत किया। ये सुन के शैन पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हें नहीं मारा? तब वो कहती है, नहीं, उन्होंने मुझे एक जगह पर बंद कर दिया क्योंकि मैं सुंदर थी, लेकिन मैं मौका देख के नदी में कूद गई और वहाँ से बच गई। फिर शैन उससे आगे की स्टोरी पूछता है। फिर वो बताती है, मैं वहाँ से बचकर अपने फादर के दोस्त के साथ गई जिसने मेरे साथ वही सब कुछ किया और उसने वापस से मुझे उन बंदों को सौंप दिया। उस दिन के बाद से मेरी लाइफ बहुत बेकार हो गई, लेकिन एक दिन तुम मुझे आकर बचा लिए। इसी कारण से मैं जिंदा हूँ, क्योंकि तुमने बोला था अगर तुम मुझे मरने को बोलोगे तो मैं अभी मर जाऊंगी। मैं तुम्हारे सभी ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए रेडी हूँ। अगर तुम किसी को मारने को बोलोगे तो मैं उसे मार भी सकती हूँ। मेरे लाइफ में अंधेरा भरा हुआ था, मगर तुमसे मिलने के बाद सब चेंज हो गया। तब शैन कहता है, दुनिया में हर जगह रोशनी होता है, बस तुम अपने आप को अंधेरे से बचा के रखना। दुनिया में हर इंसान चमकता है, भले ही वो कमजोर क्यों ना हो, इसीलिए तुम चमकना सीख जाओ। आज से मैं तुझे फायरफ्लाई बुलाऊंगा। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ शैन टैक्सी लेकर उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो यांग से मिली थी। तभी हम यंग को देखते हैं जो अचानक से किसी से टकरा जाती है और उसे गाली देने लगती है। तब शैन उसका कान पकड़ते हुए कहता है, तुम्हें ऐसे किसी को गाली नहीं देना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में पूछती है, अबे तू कौन है? जिस पे शैन कहता है, हेलो फायरफ्लाई। ये सुन के वो कहती है, अबे तू क्या बकवास कर रहा है और तू कौन है? जिस पे शैन कहता है, मैं आसमान से आया हूँ, मैं एक एंजल हूँ फायरफ्लाई, मैं तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ ताकि तुम्हें कोई भयानक सपना ना आए। ये सुनकर वो जल्दी से शैन को लात मार के वहाँ से भाग जाती है और पुलिस वाले को शैन के बारे में बताती है। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखती है तब शैन वहाँ से जा चुका था। अभी यंग अपने फैमिली के साथ खुशी खुशी रह रही थी और उसके साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ था और ना ही उसके पेरेंट्स मरे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम कोरिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो को देखते हैं, जहां पर वो बात करते हैं कैसे कल रात उनके 2 सोल्जर गायब हो गए और एक माइन को डिफ्यूज किया गया है। इसका मतलब कोई दुश्मन आ गया है, उसे जल्दी से ढूंढ के मार दो। और कल रात जो उस एरिया के बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहा था उसे भी खत्म कर दो। दूसरी तरफ शैन को अचानक से छींक आने लगती है और वो सोचता है कि अभी मुझे कौन याद कर रहा है। उसके बाद वो चॉकलेट खाते हुए सोचता है, मुझे प्यास लगा है लेकिन मैं पानी लाना भूल गया। तभी अचानक से उसे चिकन सूप की खुशबू आने लगती है जो कि यिंग के घर से आ रही थी। वो देखता है कि उसकी मॉम यिंग और उसके भाई को डांट रही है लड़ाई करने के लिए और वो सभी अभी काफी ज्यादा खुश दिख रहे हैं। तभी पास्ट अपने आप को दोहराने लगता है और वही सभी खूनी दरवाजे पे दस्तक देते हैं। दूसरी तरफ हम टीचर ली को देखते हैं जिसके पास सू आकर पूछती है, शैन कहाँ पर है, मुझे उससे बात करना है। तब वो कहते हैं वो तो सो गया, लेकिन वो मानती नहीं है और उसे मिलने का जिद करती है। तब टीचर ली अपने फोन का रिंगटोन बजाकर कहते हैं, हेलो डायरेक्टर, आप सू को ढूंढ रही है? तभी सू कहती है, उन्हें मत बताना, मैं यहाँ पर हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद टीचर ली चैन के सांस लेते हुए सोचते हैं, आजकल टीचर की जॉब कितनी हार्ड है। दूसरी तरफ वो सभी गुंडे दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाते हैं। मेन गुंडे को देखकर शैन को याद आता है, जब मैं सबसे पहले यिंग से मिला था तब उसने इसी बंदे को टपकाया था। उसे याद आता है कैसे ये लोग यिंग के फादर को करप्शन में साथ देने को बोलते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानते तब वो सबसे पहले उन्हें मार देते हैं। उसके बाद उनकी फैमिली को। घर में वो 2 गुंडे यिंग के भाई को मारने लगते हैं और यिंग के साथ मिसबिहेव करते हैं। तभी अचानक से उन्हें कुछ सुनाई देता है और ये फायर अलार्म था जो कि शैन ने दूसरे घर का ऑन कर दिया था, क्योंकि बगल वाला घर अभी खाली है। वहाँ पर फायर फाइटर्स को आते हुए देखकर वो सभी गुंडे यिंग की फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो जल्दी से जाता है और यिंग के फादर का कार ऑन करके वहाँ से जाते हुए सोचता है अभी उसके फादर तो मर चुके हैं, इसीलिए उन तीनों को ही बचाने में फायदा है। दूसरी तरफ गुंडे का बॉस सोचता है, ये प्रेसिडेंट मुझे हमेशा डांटा करता था और मैं जिस लड़की को पसंद करता था उससे उसने शादी कर लिया और 2 बच्चे भी पैदा किए। तभी उसका साथी उससे पूछता है, आप खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे? अब वो औरत आपकी है, आप उसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। ये सुन के वो हंसते हुए कहता है, अब वो और उसकी बेटी को मैं सफर करवाऊंगा। वो सभी गुंडे उन्हें लेकर एक सुनसान फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर यिंग की मॉम कहती है, जैंग ये सब बंद करो, कम से कम मेरे बच्चों को यहाँ से जाने दो। तुम मेरे और मेरे
मेरे पति के इतने अच्छे दोस्त थे, कम से कम उनकी दोस्ती तो याद रखो। लेकिन जैन उनकी बात नहीं सुनता और चाबुक चलाने लगता है। मॉम अपने बच्चों को बचाने के लिए चाबुक अपने बैग पर ले लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, आखिर तुम्हें क्या हुआ, तुम कब से इतने हार्टलेस हो गए। तो अभी उनका बेटा उठकर कैंग को मारने का ट्राई करता है, मगर उसके बंदे उसे पीटने लगते हैं। ये सब देखकर यिंग सोचती है, ये किसी भयानक सपने से कम नहीं है। उस लड़के ने भी यही सब बोला था और उसने बोला था कि वो मुझे बचा लेगा। इतने में ही वहाँ पर शैन की एंट्री कार में होती है और उसे कहता है कि फायरफ्लाई, तुम्हारे कार के साथ कुछ तो दिक्कत है, ये सही से काम नहीं कर रहा है। तभी गुंडे उसे मारने के लिए बढ़ते हैं, मगर शैन उनके अटैक को डॉज करके एक ही पंच में उनकी हड्डियों को तोड़ देता है और एक एक करके सभी को खत्म करना शुरू कर देता है। ये देखकर जैंग डरते हुए कहता है, कोई जाकर उसे फाइट करो, ये अकेला तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। ये सुनकर उसका साथी जिसका नाम कौन है वो आगे बढ़ता है। तब कौन उसके ऊपर अटैक करने लगता है और शैन उसके अटैक को डॉज करते हुए कहता है, अब टाइम आ चुका है। ये बोल के वो भागते हुए जाता है और उसके गर्दन को ब्लेड से काट देता है। ये देखकर जैंग भागने का ट्राई करता है, मगर शैन अपना बैग चलाकर उसे मार देता है। उस बैग के अंदर पत्थर भरा हुआ था। तभी जैंग का साथी मौका देखकर यिंग के गर्दन पे चाकू रख देता है। तब वो कहता है, ओए लड़की, तू डरी हुई है ना, लेकिन तुझे डरने की जरूरत नहीं है। मैं इस मूव का यूज करने का नहीं सोच रहा था क्योंकि मैंने इसे अब तक प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन लगता है आज इसे करना पड़ेगा। ये बोलकर वो चुटकी बजाता है और ऐसा करता ही एनर्जी फ्लो करने लगता है और उस बंदे का हाथ पैरालाइज हो जाता है। शैन उसके पास जाता है और चाकू छीनते हुए कहता है, तू मुझे चाकू दिखाने वाला तीसरा बंदा है। ये बोलकर वो उसके दिल में चाकू मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। फिर वो पूछता है, क्या तुम डरी हुई हो? मैंने कहा था ना, डरने की जरूरत नहीं है। अब हम 2 घंटे के बाद का सीन देखते हैं जहाँ यिंग को अपने घर में होश आता है। तभी शैन वहाँ पर आते हुए कहता है, तुम डर के कारण बेहोश हो गई थी। वैसे ये सूप काफी टेस्टी है, क्या तुम मुझे मेरा जैकेट वापस कर सकती हो? जब तुम बेहोश हुई थी तब मुझे लगा कहीं तुम्हें ठंड ना लग जाए। ये बोलकर वो उसे जैकेट लेने का ट्राई करता है, लेकिन वो नहीं देती। तब वो कहता है, ओए बच्ची, ये जैकेट मेरा है। उसके बाद वो जैकेट लेकर कहता है, मैंने सूप गर्म कर दिया है, तुम और तुम्हारा भाई पी सकते हो। तुम्हारे भाई को चोट लगी है, मगर तुम्हारी मॉम ने उसे मेडिसिन दे दिया है। तुम्हारे जगने से पहले मैंने मॉम को पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, वो तुम्हें सब कुछ बता देगी, मगर मैं सजेस्ट करूंगा तुम पुलिस को कॉल ना करो। ये बोलकर वो उसके फेस को टच करने ही वाला था, मगर यिंग उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, तुम इतना टफ क्यों बन रहे हो, तुम तो मेरे एज के हो। तब शैन उससे पूछता है, क्या तुम आज को लेकर चिंता नहीं कर रही हो? मैं तुम्हें वापस देखना पसंद नहीं करूंगा। फिर वो कहती है, तुमने ही डरने को मना कहा था, क्या तुम बता सकते हो तुम कौन हो और यहाँ पर क्या हुआ था? तुमने बोला था तुम एंजल हो जो हेवन से आया है। ये सुनकर वो उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, तुम्हारी मॉम को भी चोट लगा था, वो अभी आराम कर रही होगी। तुम्हारे भाई का दिमाग बहुत गर्म है, मैंने उसे बांध के रखा है। और हाँ, तुम अच्छे से पढ़ाई करना और किसी को भी फालतू का गाली मत देना। तुम्हें टैटू बनवाने की जरूरत नहीं है और ना ही स्मोक करने की और ना ही अल्कोहल पीने की। ये सुन के वो कहती है, समझ गई, मगर क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकती हो? तब शैन उसके सिर पर मारते हुए कहता है, तुम बच्चे इतने ज्यादा क्वेश्चन क्यों पूछते हो? उसके बाद वो जाने लगता है। तब वो पूछती है, क्या तुम एंजल हो? जिसपे वो चिढ़ते हुए कहता है, मैं एंजल पे बिलीव नहीं करता, सिर्फ ब्रदर गाउन पे करता हूँ। फिर वो सूटकेस को पैरों से मारने लगता है। तब वो पूछती है, क्या मैं तुमसे फ्यूचर में मिल पाऊंगी? जिसपे शैन कहता है, क्या तुम्हें फायरफ्लाई पसंद है? तब वो कहती है, हाँ, मैं और मेरा भाई उन्हें पकड़ते हैं। जिसपे शैन उसे बेहोश करते हुए कहता है, फ्यूचर में फायरफ्लाई को पकड़ के कैद मत करना, और वहाँ से चला जाता है। यिंग सपना देखती है शैन बहुत दूर जा रहा है। ये देख के वो जल्दी से जग जाती है, मगर वहाँ पर शैन नहीं होता। उसके बाद वो शैन की सभी बातें नोट करने लगती है। तभी वो सोचती है, ये ब्रदर गाउन कौन है? उसके जैकेट से ऐसा लगता है वो चाइनीज स्कूल में पढ़ता है। तभी उसे याद आता है कि उसके भाई के पास चाइनीज डिक्शनरी है। फिर वो उसके रूम में जाती है उसे लेने के लिए, जहाँ पर हम देखते हैं शैन ने उसके भाई को ऊपर छत पे बांध के लटका रखा था। दूसरी तरफ हम शैन को देखते हैं जो कि जैंग को एक बॉक्स में बांध के रखा था। फिर उसे घसीट कर ले जाते हुए कहता है, चल अब तेरा कूड़ा साफ किया जाए जिसे तूने इतने टाइम से फैला रखा है। ये सुन के वो कहता है, अगर मैं तुम्हारा साथ दूं तो तुम मुझे यहाँ से जाने दोगे? जिस पे शैन कहता है, नहीं, लेकिन मैं तुझे एक अच्छी मौत दूंगा, जैसे तुझे मनपसंद कपड़े पहनाऊंगा, उसके बाद मारूंगा। ये सुनकर वो रोते हुए कहता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, तू जो मांगेगा वो मैं सब दूंगा। उसके बाद शैन उससे एक सेफ खुलवाता है और एक नोटबुक फेंकते हुए कहता है, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। उसके
बाद वो कुछ पैसे ले लेता है और उसके बाल खींचते हुए पूछता है, उस फोटो में वो बोर्ड तेरा है ना, उसका मैक्स स्पीड क्या है? तब वो कहता है 30 नॉट्स, जिस पे शैन कहता है चल डील करते हैं, तू मुझे ये बोर्ड दे दे। जिस पे वो पूछता है फिर क्या तू मुझे जाने देगा? तब वो हाँ कहता है और बोट पर चला जाता है, जहाँ पर वो उन सभी गुंडों को बांध देता है जिन्होंने यंग के साथ गलत किया था। उसके बाद उन्हें पानी में फेंक देता है और सोचता है अब तो मैं किंग ऑफ हेल हूँ। तभी उसके नाक से खून निकलने लगता है और वो समझ जाता है ये सब पावर यूज करने के कारण से हुआ है। दूसरी तरफ हम यान बियान कंपटीशन को देखते हैं, जहाँ पर लास्ट ग्रुप परफॉर्म करने वाला था और सु मनी मन सोचती है अब तक मुझे शैन दिखाई नहीं दिया। दूसरी तरफ टीचर लू अपना सिर पीटते हुए कहते हैं अगर बच्चे गायब होते हैं तो लीडर को पनिशमेंट मिलता है। अगर मैंने उसे रिश्वत नहीं लिया होता तो सही रहता। आखिर मैं पैसों से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हूँ? तभी उस कंपटीशन के हेड फैंग पूछते हैं, लू तुमने कहा था वो स्टूडेंट शैन यहाँ पर आधे घंटे में आ जाएगा, मगर वो अभी तक नहीं आया, आखिर वो कहाँ पर है? जिस पे मिस्टर लू कहते हैं वो पक्का इंटरनेट कैफे गया होगा, आजकल बच्चे कुछ ज्यादा ही गेम्स खेलते हैं। ये सुनकर वो वहाँ से जाते हुए कहते हैं मैं कुछ स्टूडेंट और टीचर को भेजता हूँ जो उसे ढूंढने में हेल्प करेंगे। अगर वो नहीं मिला तो तुम्हें सब कॉन्सिक्वेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आधे घंटे ढूंढने के बाद भी वो नहीं मिलता। तब टीचर फैंग से कहती है हमें पुलिस से रिपोर्ट करना चाहिए क्योंकि मैं इस कंपटीशन का हेड हूँ, इससे मेरा करियर खतरे में पड़ सकता है। तभी सू चिल्लाते हुए कहती है टीचर शैन मिसिंग है, आप हेसिटेट क्यों कर रहे हो, जल्दी से पुलिस को कॉल कीजिए। तब वो कहती है एक बार और ढूंढते हैं, वो इधर ही आस पास होगा। तभी वो टीचर लू से पूछते हैं तुम उसके साथ रहते हो ना, तुम्हें पता होगा उसके रिलेटिव्स या दोस्त कैसे है, मतलब वो उनके पास गया हो, ऐसा हो सकता है। जिस पे वो कहते हैं मुझे कुछ ज्यादा नहीं पता, लेकिन उसका लगेज रूम में है। ये सुनकर वो उसका लगेज चेक करने जाते हैं ताकि कुछ पता चल सके। रूम खोलते ही वो सब देखते हैं शैन शावर लेकर बाहर आया है। ये देख के टीचर लू को आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मनी मन सोचते हैं सही हुआ ये वापस आ गया। फिर टीचर फैंग उससे पूछते हैं आखिर वो कहाँ गया था? तब वो कहता है वो इंटरनेट कैफे में था। ये सुनकर वो उसे बहुत डांटते हैं और उसे रिपोर्ट लिखने को बोलते हैं पूरे क्लास के सामने। तब टीचर लू कहते हैं अब तो कंपटीशन खत्म ही हो गया है, इसीलिए आप इसे जाने दो। ये सुन के वो कहते हैं मैं तो थक गया, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, मगर वापस जरूर आऊंगा। जिस पे टीचर लू कहते हैं कंपटीशन के बाद मैं इसे आपके पास लेकर आऊंगा ताकि आप इसे संभाल सको। उनके जाने के बाद शैन कहता है आप तो अच्छे इंसान हो, अकेले ही पूरा संभाल लिया। ये सुनते ही वो उसे डांटने लगते हैं। फिर शैन कहता है ये लो मैंने आपका ऑडियो डिलीट कर दिया, मैं एक अच्छा इंसान हूँ इसीलिए हम साथ रह सकते हैं। इसके बाद वो डायरेक्ट सू के रूम में जाता है जहाँ उसके रूममेट बताती है वो अभी शावर ले रही है। ये सुन के शैन कहता है उसे बता देना मैं छत पे उसका वेट कर रहा हूँ। और कुछ देर बाद सू छत पर जाती है जहाँ शैन उसे देख के कहता है ये देखो स्नोफॉल हो रहा है, तुम इसे पी लो। जिस पे वो कहती है मगर इसे पीने से मोटे हो जाते हैं। तब शैन कहता है मोटा होना भी अच्छा होता है, तुम्हें पता है आज मैं अच्छे मूड में हूँ और आज मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। जिस पे वो कहती है तुम स्नो देख कर खुश हो ना? तब वो कहता है मैंने इंसानों को बातें करते हुए सुना है जिंदगी रिग्रेट से भरा हुआ है, मगर वो गलत है। इस जिंदगी में लाइट और डार्क दोनों होते हैं। मैं अब अपनी लाइफ अच्छे से जीना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? ये सुनकर वो मनी मन सोचती है कहीं ये मेरे से कुछ बड़ा तो नहीं करवाने वाला है, कहीं ये मुझे किस तो नहीं करना चाहता है। वैसे ये मेरा हाथ पकड़ सकता है और ज्यादा से ज्यादा गाल पे किस कर सकता है। तभी शैन कहता है क्या तुम्हें पता है रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, क्या तुम मेरे लिए लिख सकती हो? ये सुनते ही वो बहुत ही शॉक्ड होती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम हेड टीचर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा परेशान थे क्योंकि उनकी बेटी और शैन काफी क्लोज हो रहे थे। फिर वो कल की बात को याद करते हैं जहाँ वो काफी करीब थे। इस बात को याद करके उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सोचते हैं कहीं वो दोनों इतनी जल्दी डेट करने का तो नहीं सोच रहे। फिर वो क्लास में जाते हैं जहाँ शैन तो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था और जब उसे होश आता है तब वो हेड टीचर को क्लास में देखकर शॉक्ड होता है। फिर वो कहते हैं तुम्हारे टीचर का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया इसीलिए आज वो नहीं आ पाए, अब से मैं तुम्हारी क्लास लूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। मैंने तुम सबका परफॉर्मेंस देखने के लिए एक टेस्ट तैयार किया है, जो भी फेल होगा वो स्कूल
स्कूल के बाद यहाँ पे रहकर ग्राउंड का स्नो साफ करेगा। ये देख के शैन सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मेरे से बात कर रही है। अब हम शैन को स्कूल के बाद स्नो साफ करते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो सोच रहा था आखिर मैंने उनके साथ ऐसा क्या कर दिया जो बहुत ही गुस्सा हो। तभी वहाँ पर सू भी आ जाती है ग्राउंड साफ करने के लिए। उसे देखकर शैन उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है, जिसपे वो कहती है मुझे लगा तुम प्यासे हो गए इसीलिए मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आई हूँ। और उन्हें फिर से टीचर साथ में देखकर गुस्सा होने लगते हैं और उसका अगले दिन भी टेस्ट होता है। लेकिन अगले दिन शैन टेस्ट को पास कर लेता है, लेकिन टीचर उसके ऊपर चीटिंग का एलिगेशन लगाकर उसे वापस से स्नो साफ करने का ऑर्डर देते हैं। और जिस दिन टेस्ट नहीं था वो उस दिन भी उससे ग्राउंड साफ करवाते हैं। और अगले दिन शैन अपने आप ही स्नो साफ करने के लिए रेडी हो जाता है। तब टीचर कहते हैं आज स्नो नहीं आया है इसीलिए तुम मेरे ऑफिस में आओ। ऑफिस में एक पुलिस ऑफिसर आया था जो बताता है तुम्हारी मदर जेल में है, उन्हें फैमिली विजिट के लिए छोड़ा जा रहा है। पता नहीं क्यों मगर तुम एक बार भी उनसे जेल में मिलने नहीं आए थे। ये सुनकर शैन मनी मन सोचता है इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था, ये बात तो मेरे रिबॉर्न होने से पहले का है। तभी पुलिस ऑफिसर कहता है तुम्हारी मदर तुम्हें मिस कर रही है और तुमसे मिलना चाहती है, क्या तुम उनसे मिलना नहीं चाहते हो। टीचर को ये देखकर काफी बुरा लगता है और वो कहते हैं ये मेरा स्टूडेंट है तो क्यों ना आप मुझे इससे बात करने दो। तब ऑफिसर कहता है फैमिली विजिट करना सही रहता है, जिस पे टीचर कहते हैं ये सिर्फ एक बच्चा है, ये काफी स्ट्रेस में होगा, आप यहाँ से जाओ, मैं इससे बात करके आपको कॉल कर दूंगा। ये सुनकर ऑफिसर वहाँ से चला जाता है। फिर टीचर कहते हैं मैंने तुम्हारे फैमिली के हिस्ट्री को देखा था, तब जाके मुझे पता लगा तुम्हारी लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, तुम एक स्मार्ट बच्चे हो, तुम्हें पता है क्या करना है, अगर कोई दिक्कत आए तो तुम मुझे बता सकते हो। मैं लेट हो रहा हूँ, तुम्हारे घर पे कोई भी नहीं होगा खाना बनाने के लिए, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे चलो आज डिनर करने के लिए। ये सुनकर शैन बहुत ही शॉक्ड होता है। दूसरी तरफ सू मजे से कौन खा रही थी, तभी वहाँ पर शैन आ जाता है। ये देखकर वो जल्दी से अपने रूम में आकर सोचती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं इतनी गंदी तरह से खा रही थी, ऊपर से मैंने ये अजीब सा ड्रेस भी पहन के रखा हुआ है। इधर शैन सोच रहा था ये कितनी क्यूट है और टीचर सोचते हैं कि मैंने एक भेड़िए को अपने घर पे बुला लिया। फिर वो कहते हैं अपना शू चेंज कर लो और लिविंग रूम में बैठकर होमवर्क करो। तभी वहाँ पर सू तैयार होकर आ जाती है और पूछती है ये यहाँ पर क्या कर रहा है। उसे देख के टीचर भी उसे भी होमवर्क करने को बोलते हैं और शैन तुम डाइनिंग रूम में बैठकर काम करो और सू तुम लिविंग रूम में। ये सुनकर वो दूर बैठकर होमवर्क करने लगते हैं। सू उसे देखते हुए सोचती है ये ऐसा क्यों दिखा रहा है जैसे वो मेरे डैड से डरता है। तभी शैन उसके तरफ एक पेपर फेंकता है जिसके अंदर लिखा था तुम्हारे डैड अच्छे हैं। ये पढ़ के वो स्माइल करने लगती है और ये सब देख के टीचर सोचते हैं इस लड़के को मेरे से डर नहीं लगता है क्या। तभी वो दूसरा पेपर फेंकता है जिसके अंदर लिखा हुआ था तुम्हारे फादर हल्का अजीब है, वो 2 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये देखकर उन्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो खड़े होते हुए कहते हैं तुम दोनों यहीं रुको, मदर आज ओवर टाइम कर रही है इसीलिए उन्हें आने में लेट हो जाएगा, मैं बाहर से जाकर सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद वो मनी मन सोचते हैं अब मैं इस लड़के को अपने घर पे लाने का रिस्क कभी भी नहीं लूंगा। और कुछ ही देर में वो खाना खाने लगते हैं जहाँ सू शैन को चिकन का पीस देती है और जब वो अपने फादर को गुस्से में देखती है तब वो उन्हें भी देती है। कुछ देर बाद टीचर कहते हैं शैन तुम्हारा खाना हो गया तो जल्दी से घर जाओ, काफी लेट हो चुका है। तब वो कहता है मुझे घर पे लेट जाने की आदत है, क्या सू तुम मुझे एक और कटोरी चावल दे सकती हो। इतने में ही टीचर गुस्से में कहते हैं तुम्हारा खाना हो गया मतलब हो गया, अब और नहीं मिलेगा, अब तुम घर जाओ। फिर वो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। तब शैन वहाँ से जाते हुए सोचता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हस्बैंड वाइफ में आज लड़ाई होने वाला है। तभी वो सामने से सू की मदर को आते हुए देखता है। उन्हें देखकर शैन सोचता है ये तो सू की तरह लग रही है, शायद ये इसकी मॉम है। और जब वो नीचे जाता है तब वो एक बंदे को सिगार पीते हुए देखता है और वो सोचता है इसकी स्मेल तो ठीक वैसी है जैसी सू की मदर से आ रही थी। अब हम मंडे का सीन देखते हैं जहाँ शैन सिगरेट पीते हुए कैफे में गेम खेल रहा था। तभी वहाँ पर सू के डैड आकर पूछते हैं तुम स्कूल क्यों नहीं गए, मैं तुम्हें कब से फॉलो कर रहा हूँ। जिसपे वो कहता है आप बैठ जाइए और मेरे साथ बैठ के स्मोक कीजिए। ये सुनकर वो बैठते हुए सोचते हैं ये तुमने अजीब चीजें कहाँ से सीखी। तभी शैन उनका सिगरेट जलाने लगता है मगर वो खुद जलाते हुए कहते हैं तभी तुम्हें समझ आएगा जब तुम बड़े हो जाओगे और सोचोगे मैं कितना बेवकूफ था। मुझे पता है छोटी सी उम्र में तुम्हें बहुत ज्यादा टेंशन है और तुम्हारी फैमिली भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, मैं नहीं चाहता कि तुम आगे जाकर
कर सोसाइटी को नफरत की नजर से देखो। मुझे बहुत ही खुशी होगी अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे। ये सुन के शैन कहता है, आप जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है, मुझे बस ये करना पसंद है और मैं काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हूँ। मुझे पता है आप एक अच्छे इंसान हैं और एक टीचर है, लेकिन आप मुझे छोड़ दे क्योंकि मैं हर चीज को एंजॉय करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो पूछते हैं, ठीक है, मगर तुम फ्यूचर में कैसे सरवाइव करोगे, कैसे पैसे कमाओगे? ये सुनकर शैन मनी मन सोचता है, उस गैंग से मैंने बहुत सारा पैसा और गोल्ड भर लिया था, वो बहुत टाइम तक आराम से चलेगा। तभी टीचर उसे एक लेटर देते हुए कहते हैं, ये लो, यहाँ पर जाकर तुम पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो, मैंने सब कुछ बात कर लिया है, तुम पैसों को सेव करना, इससे तुम कॉलेज का फी भर पाओगे। शैन लेटर को देखते हुए पूछता है, क्या आपको किसी ने बताया? आप बहुत ही क्रेजी हो। तब वो कहते हैं, तुम कुछ ज्यादा ही पैलेट हो, मुझे दोपहर में क्लास भी लेना है। रात को शैन बाहर निकलते हुए सोचता है, माफ करना टीचर, मगर कल भी मैं स्कूल स्किप करूंगा, मुझे इस लड़के के माँ के बारे में पता करना है। अगले दिन शैन जिस लड़के के बॉडी में है उसकी माँ से मिलने के लिए जेल में जाता है। उसकी माँ उसे देखते ही रोते हुए कहती है, बेटा मुझे माफ कर देना, तुम मेरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हो। जिसपे शैन स्माइल करते हुए कहता है, आप मुझे माफ कर दो, सही बताऊं तो मैं आपसे नफरत नहीं करता हूँ, मैं आपके लिए चॉकलेट और कुकीज लेकर आया हूँ, आपको जेल में अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? ये सुन के मॉम कहती है, नहीं सब ठीक है, तुम बताओ क्या तुम ठीक हो? जिसपे वो कहता है, मैं ठीक हूँ, टीचर और मेरे दोस्त अच्छे से ध्यान रखते हैं। तब मॉम कहती है, मैं जेल में अच्छे से बिहेव करूंगी और जल्दी से बाहर आकर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। तभी पुलिस ऑफिसर बताती है, टाइम ओवर हो चुका है। ये सुन के मदर कहती है, बेटा मुझे पता है, मुझे ये नहीं बोलना चाहिए, मगर तुम्हारी हाफ सिस्टर है, क्या तुम उससे मिल सकते हो? वो सिर्फ 5 साल की है, मुझे बहुत ही भयानक सपने आते हैं, अगर तुम नहीं मिलना चाहते हो तो कोई बात नहीं, ये सब मेरी गलती है। ये बोलकर वो रोने लगती है और शैन मनी मन सोचता है, क्या मेरी बहन भी है? फिर वो कहता है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। और अगले दिन शैन फॉस्टर केयर में जाता है अपनी बहन से मिलने के लिए। सबसे पहले वो उसके लिए कुछ स्नैक खरीदता है। शैन देखता है कि उसका ध्यान टीचर लू रख रही है। फिर वो डरते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन अंदर है, मेरी वाइफ उसे लेकर आ रही होगी। उनकी वाइफ उसकी बहन को लाते हुए कहती है, ये देखो मैंने इसे न्यू स्वेटर दिलाया, लेकिन वो स्वेटर दिखने में काफी पुराना दिख रहा था। फिर वो कहती है, मैं कुछ लंच बना के लाती हूँ। उनके जाते ही शैन अपनी बहन को बनाना खाने के लिए देता है। ये देख के वो खा लेती है। तभी शैन उसे चिप्स देता है, मगर एक छोटा बच्चा वो चिप्स छीनकर शैन की बहन को चिढ़ाने लगता है। ये देख के लू कहते हैं, तुम्हें तो बताइए आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। फिर वो सभी लंच करने के लिए बैठते हैं। लंच करके शैन वहाँ से जाने लगता है और जो फॉस्टर लेडी होती है वो कहती है, तुम्हारी बहन के साथ बुरा हुआ है, मगर वो यहाँ पे अच्छे से रह रही है। उनके जाने के बाद शैन सोचता है, ये फॉस्टर लेडी यंग है, इसीलिए मैंने बहुत सी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बालकनी में एक भी लड़की के कपड़े नहीं थे, इसका मतलब कि मेरी बहन के पास ज्यादा कपड़े नहीं है। उसका स्वेटर काफी ज्यादा क्लीन दिख रहा था, लेकिन वो फटा हुआ था, मतलब उसने बहुत बार पहना है, या फिर उसके पास एक ही स्वेटर है और वो स्वेटर लड़कियों का भी नहीं लग रहा था। पक्का वो उनके बेटे का था। उनका बेटा खाने में नाटक कर रहा था, लेकिन बहन ने ऐसे खाना खाया जैसे उसे खाने को नहीं मिलता और ना ही उसके बाउल में एक भी दाना बचा हुआ था। अब समझ आया मॉम चिंता क्यों कर रही थी। उन्हें पैसे मिलते हैं फिर भी वो उसका ध्यान नहीं रख रही है। मैं हूँ तो उसका भाई ही, मैं उसे ऐसी लाइफ जीने नहीं दे सकता हूँ। वो वापस से घर जाता है, जहाँ पर वो देखता है टीचर लू की वाइफ उसकी बहन को मारते हुए कह रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आवाज करने की? तुझे बोला है ना शोर ना करने को, और तेरी हिम्मत कैसे हुई बाउल को तोड़ने की? क्या तेरे से बर्तन सही से नहीं धुले जा रहे? लू कहने लगता है, तुम यहाँ पर वापस से क्यों आए? जिस पे शैन उन्हें लात मारते हुए कहता है, क्या तू ऐसे ही ट्रीट करता है जब यहाँ पर कोई भी नहीं होता? और जब उसकी वाइफ बचाने जाती है तब वो उन्हें साइड कर देता है और लू को घसीट कर ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ बचाने आती है। तब वो कहता है, तुम्हारे ग्रैंड डॉटर को ये लोग ऐसे पीट रही है और तू कुछ भी नहीं कर रही। जिस पे वो कहती है, एक तो तेरी माँ मेरे बेटे को खा गई और इस डीमन को पैदा कर दिया। ये सुनकर शैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लू को बालकनी से नीचे टांग देता है और कहता है कि यहाँ पर आने का ट्राई भी मत करना। तभी उसकी वाइफ पूछती है, शैन तुम्हें कुछ चाहिए तो बता दो। ये सुन के शैन कहता है, अब तुम मेरे से इंसानों की तरह बात कर रही हो। फिर वो लू को नीचे उतार देता है। ये देखकर उसकी वाइफ चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगी। ये सुन के लू कहता है, क्या तुम चाहती हो ये मुझे माफ कर दे? शैन तुम इनकी बातों पर ध्यान मत दो। फिर वो चाकू लाकर सामने रखता है। ये देखकर उसकी वाइफ चिल्लाते हुए बोलती है, मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ। जिस पे वो कहता है, मैं अभी तो तेरे पति को मार के जेल चला जाऊंगा, लेकिन जब मैं बाहर आऊंगा तब तेरा खेल खत्म कर दूंगा। तू मुझे चैलेंज करना चाहती है तो कर ले। तभी लू आगे बढ़ते हुए कहता है, मैं तुम्हारी बहन
को अच्छे से ट्रीट करूंगा। जिस पे शैन कहता है ये फालतू का झूठ मत बोल, मैं अपनी बहन को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, तुम सिर्फ उसे पैसों के लिए यूज कर रहे हो। तुम चाहते हो कि इसकी माँ के मरने के बाद उनकी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर लो, जो तुम्हें हर मंथ पैसे मिलते हैं इसका ध्यान रखने को, उसे तुम रख सकते हो, मुझे पैसों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लू नहीं मानता है। तब शैन उसे मारते हुए कहता है तेरा बेटा अभी 7 साल का है ना। ये सुनते ही वाइफ डरते हुए कहती है तुम इसे ले जाओ, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये सुनकर शैन अपनी बहन के पास जाते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मैं तुम्हें खाना दूंगा और तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। जिस पे वो कहती है अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये सुन के शैन पूछता है ठीक है, आज से मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तब वो अपना नाम जी बताती है। तभी शैन कहता है कि ये फैमिली तो काफी बेकार है, इसीलिए आज से तुम्हारा सरनेम चेंज होता है, आज से तुम्हारा नाम जी शैन होगा। फिर वो अपनी बहन को कुछ शॉपिंग करवाता है और उसे लेकर अपने घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसकी मुलाकात सू से हो जाती है और वो पूछती है तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। तब वो कहता है कि मेरी बैटरी डेड हो गई थी। तभी सू उसकी बहन को देखते हुए पूछती है ये छोटी बच्ची कौन है। ये सुन के वो कहता है ये बच्ची तो मेरी बेटी है, जी मुझे डैड बोलो। तब जी उसे डैड कहती है। ये सुन के तो सू का दिमाग खराब हो जाता है और वो वहीं पे जमीन पे गिर जाती है। तभी जी पूछती है ब्रदर तुमने आज मुझे डैड बोलने को क्यों बोला। ये सुन के सू शैन को मारने लगती है। तब वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, अब ये बताओ तुम यहाँ पर कैसे। फिर वो पूछती है तुम इतने दिनों से कहाँ थे, मेरे डैड तुम्हारी काफी ज्यादा चिंता कर रहे थे, कुछ दिन पहले हम साइकिल से तुम्हें ढूंढ रहे थे मगर तुम कहीं भी नहीं मिले। डैड को जब चोट लग गई तब उन्होंने तुम्हें ढूंढना बंद कर दिया। तभी वो उससे पूछता है तुम यहाँ पर कब से वेट कर रही हो, तुम्हारे हाथ काफी ठंडे है, चलो अंदर चलो। ये सब देखकर जी मनी मन सोचती है क्या ये भाई की जीएफ है। फिर शैन उसे एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। फिर सू बताती है एक टाइम पर एक लड़का हमारे स्कूल में पढ़ा करता था जो कि बहुत ही अकेला था और दूसरे उसे बुली करते थे। एक दिन मेरे पापा उसे घर ले आए और उसे सहारा दिया। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसे सपोर्ट करेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो वापस से गलत काम करने लगा। जब डैड ने उसे रोकने का ट्राई किया तब उसने उन्हें धक्का दे दिया और उस रात वो उनसे माफी मांगने आया, लेकिन डैड ने उसे माफ नहीं किया। और कुछ साल बाद खबर आई कि उस लड़के को किसी ने चाकू मार दिया। ये देखकर मेरे फादर बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो गए थे और उन्होंने काम करना बंद कर दिया, लेकिन मॉम के समझाने के बाद वो वापस से काम पर गए और अब वो तुम्हारी चिंता कर रही है क्योंकि तुमने स्कूल आना बंद कर दिया। ये सुन के शैन कहता है अब समझ आया, तुम्हारे डैड मुझे उस लड़के की तरह देखते हैं और नहीं चाहते कि मैं भी वैसा बनूं। तभी वो अपनी बहन से पूछता है तुम खाना क्यों नहीं खा रही, शर्माओ मत और ये खाना खाओ। ये सुन के वो कहती है पहले आप। जिस पे शैन उसे खिलाते हुए कहता है तुम पहले खा सकती हो। तभी वहाँ पर आइसक्रीम आ जाता है जिसे खाकर वो काफी खुश होती है। फिर वो शैन को आइसक्रीम खिलाते हुए कहती है भाई आप मुझे वापस से मत भेजना, मैं सभी काम कर लेती हूँ। ये सुन के शैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहाँ पर कभी नहीं भेजूंगा। ये सुन के वो कहती है मैं पक्का आपकी सारी बातें मानूंगी। तभी सू पूछती है क्या ये सही में तुम्हारी बहन है, मगर ये तो बहुत ही क्यूट है। तब वो कहता है ये एक लंबी कहानी है, वैसे तुम घर क्यों नहीं गई, तुम्हारे डैड परेशान हो जाएंगे, इसीलिए तुम उन्हें बता दो तुम मेरे साथ हो। जिस पे वो कहती है मुझे नहीं लगता वो नोटिस करेंगे क्योंकि मॉम और उनके बीच लड़ाई हुई है। जिस पे शैन कहता है मगर कपल्स के बीच में लड़ाई तो बहुत ही कॉमन है। जिस पे वो कहती है मेरे डैड कभी भी जवाब नहीं देते, लेकिन जब वो घर आती है तब ऐसा लगता है जैसे वो लड़ाई करने का मौका ढूंढ रही है। ये सुन के शैन कहता है तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें बड़ों के मैटर में नहीं पड़ना चाहिए। जिस पे वो कहती है तुम मेरे डैड के जैसे हो, उन्होंने आज मुझे पैसे दिए और कहा दोस्तों के साथ जाओ लेकिन घर मत आना। तब शैन कहता है चलो अब वो पैसे मुझे दे दो, तुमने ये सब खाया है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर शैन उसे घर छोड़ता है। जाने से पहले सू गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है। खुश होते हुए शैन भी जाता है मगर वो जी को गले लगा लेती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तो अभी वहाँ पर एक कार आती है जिसके अंदर सू की मॉम बैठी हुई थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब शैन सोकर जगता है तब वो देखता है जी ने खाना बना कर रखा है। ये देख के वो कहता है तुम सिर्फ 5 साल की हो और तुम्हें खाना बनाना भी आता है। जिस पे वो पूछती है क्या आपको ये पसंद नहीं है। तब वो खाना खाते हुए कहता है नहीं तो, ये तो बहुत ही टेस्टी
टेस्टी है। फिर वो कहती है आपको जल्दी खाना खाना चाहिए ताकि आप स्कूल के लिए लेट ना हो। तब वो कहता है अगर मैं स्कूल जाऊंगा तो तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा। फिर वो मनी मन सोचता है ऐसा लग रहा है जैसा ये मेरा ध्यान रख रही है। फिर वो कहती है मैं नहीं चाहती मैं आपके ऊपर बर्डन बनूं, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं स्कूल के बाद शैन नोटिस करता है कि उसका साइकिल चोरी हो गया। ये देख के वो गार्ड को कंप्लेन करता है मगर उसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद वो एक साइकिल लेकर आता है और उसे एक पोल से बांध के छुप जाता है ताकि वो उन चोर को पकड़ सके। कुछ ही देर बाद चोर आते हैं और उस साइकिल को भी लेकर जाने लगते हैं। ये देख के शैन सोचता है मुझे पता था ये मेरे ट्रैप में फंस जाएंगे। दूसरी तरफ चोर अपने बॉस के पास साइकिल लेकर जाते हैं और कहते हैं बॉस ये ब्रांड न्यू है। जिस पे बॉस पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तब वो कहता है आप चिंता मत करो ये इस एरिया में नहीं बल्कि मैं तो बहुत ही दूर से लेकर आ रहा हूँ। ये देख के बॉस उन्हें पेमेंट दे देता है। तब वो कहता है लेकिन ये पूरा न्यू है क्यों ना आप हल्का पेमेंट ज्यादा दो, मगर बॉस मना कर देता है। तभी वहाँ पर शैन आते हुए कहता है बॉस मुझे कुछ पूछना है। तभी वो कहता है मुझे किसी भी क्वेश्चन का जवाब नहीं देना, चल निकल यहाँ से। लेकिन शैन अंदर जाता है और पूछता है बॉस तुमने अपने पैसे कहाँ पे रखे हैं। ये जो बॉस है वो 2 साल जेल होकर आया है और जेल से निकलते ही चोरी के साइकिल का बिजनेस करने लगा। शैन उसके पैरों को चेन से बांध देता है और उसे नीचे गिरा देता है। तब वो डरते हुए कहता है पैसे तो लॉकर में हैं। ये सुनकर शैन पैसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। उधर बॉस किसी को कॉल करके जल्दी से बुलाता है। शैन पैसों को देखते हुए सोचता है कम से कम 50,000 तो होंगे ही। फिर वो फ्राइड राइस ऑर्डर करके खाने लगता है। तभी वहाँ पर एक कार आके रुकती है और वो स्माइल करते हुए शॉप वाले को 8 बन पैक करवाने को कहता है। इधर बॉस के बंदे आ जाते हैं। तब बॉस कहता है वो लड़का 60,000 लेकर गया है, जल्दी से जाकर उसे पकड़ो। तभी वहाँ पर शैन आते हुए कहता है अभी मेरा बिजनेस खत्म नहीं हुआ, मैं तो बस कुछ खाने गया था। बॉस अपने बंदों को मेन गेट बंद करने को कहता है। ये देखकर वो जल्दी से गेट को बंद कर देता है और शैन पर हमला कर देते हैं, मगर शैन उसके हाथों को पकड़ के उसके हाथ को तोड़ देता है। धीरे धीरे वो सभी को खत्म कर देता है। बॉस मनी मन सोचता है क्या ये सही है, ये बंदा इंसान ही है ना। फिर शैन कहता है देख मेरे जाने के बाद तू मेरे पीछे बंदे भेजेगा, इससे अच्छा ये है कि तू मुझे कॉल करके बुला लेना, मैं आज ही सबको खत्म कर देता हूँ। तब बॉस रोते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, भले ही मैं स्ट्रॉन्ग दिखता हूँ मगर मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ, तुझे जो चाहिए वो ले सकता है। जिस पे शैन कहता है मैं साइकिल चला के थक चुका हूँ, क्या तू मेरे लिए एक अच्छा सा बाइक ढूंढ सकता है। ये सुनकर बॉस उसे एक बाइक दिखाता है। तब शैन कहता है इसका हेलमेट कहाँ पर है। तब बॉस जल्दी से हेलमेट उसे देते हुए कहता है ये ब्रांड न्यू है, मैंने इसे यूज भी नहीं किया। तभी शैन कहता है ठीक है लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, मुझे टकले इंसान पसंद नहीं है। तुझे क्या लगता है अपने सिर को शेव करने से तू कूल दिखने लगेगा। ये सुनकर वो बंदा रोते हुए कहता है मैंने शेव नहीं किया बल्कि मेरे सारे बाल ही झड़ गए। शैन वहाँ से बाइक लेकर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सू दिखती है जिसके सामने वो बाइक रोकता है। ये देख के वो कहती है तुम कौन हो, इससे पहले कि मैं चिल्लाना स्टार्ट करूँ यहाँ से चले जाओ। तब वो अपना हेलमेट निकाल के सू को देखते हुए कहता है ये मैं हूँ। जिस पे सू पूछती है ये बाइक तुम्हें कहाँ से मिला। जिस पे वो कहता है चलो बैठ जाओ मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ, लेकिन वो मना कर देती है। तब वो कहता है तुम्हारा ब्रूच काफी अच्छा है, तुमने कहाँ से लिया। जिस पे वो कहती है ये तो मेरी मॉम के दोस्त ने दिया है, मैं उनके साथ डिनर करने गई थी, उनके एक मेल बेस्ट फ्रेंड ने मुझे ये दिया है। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन ये बहुत ही क्यूट है। ये सुनकर शैन मनी मन सोचता है अभी इसे और इसकी मॉम को नहीं पता ये कितना एक्सपेंसिव है, ये एक इंसान के 1 महीने की कमाई का है। फिर शैन कहता है अगर तुम्हें नहीं बैठना है तो कोई बात नहीं, ये रखो इसमें कुछ टेस्टी है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो बॉक्स को ओपन करती है तब उसके अंदर बन होता है। दूसरी तरफ हम यिंग को देखते हैं जो कि मिरर के सामने अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रैक्टिस कर रही थी। उसका भाई ये सब सुनते हुए मॉम से पूछता है क्या आप इनको सही में चाइना पढ़ने के लिए भेज रही हो। तब वो कहती है ये तुम्हारी बहन का फैसला है, वो शायद वो उस इंसान को ढूंढना चाहती है, ऊपर से उस लड़के का हमारे फैमिली के ऊपर कर्ज है। दूसरी तरफ सू घर पहुंच जाती है। तब डैड उसे माफी मांगते हुए कहते हैं मुझे माफ करना, मैं बिजी रहता हूँ इसीलिए तुम्हें मेरे लिए रोज बाहर जाना पड़ता है खाना लाने के लिए। जिस पे वो कहती है आप खाना बना लो जब तक मैं आपका काम देखती हूँ। उसके बाद वो एक पेपर पर
अपना और शैन का नाम लिख देती है और इनके फाइनल एग्जाम खत्म होने पर डैड शैन को घर पे बुलाकर कहते हैं, इस बार तुमने फाइनल्स में अच्छा किया है, लेकिन शैन ने तो बगल वाले बंदे से चीटिंग किया था। फिर वो बताते हैं तुमने सही नहीं किया, अपनी बहन को यहाँ पे लाके अब उसकी एज स्कूल जाने की हो गई है और ये सारे एक्सपेंस तुम कैसे कवर करोगे। तब शैन मनी मन सोचता है पिछले जन्म में मैंने फायरफ्लाई को बड़ा किया था बिना स्कूल भेजे। तभी वहाँ पर सू की मॉम आ जाती है। तब डैड शैन को उससे मिलवाते हैं जिसपे वो कहती है मैं जा रही हूँ, जिसपे वो कहती है मैं अपना मेकअप रिमूव करने जा रही हूँ, उसके बाद मैं डिनर बनाऊंगी। अब नेक्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। शैन अपनी बहन का एडमिशन स्कूल में करवा देता है जहाँ पर वो देखता है बच्चे अपने मॉम के लिए रो रही है। ये एक टाइप का हॉस्टल है जहाँ शैन उसे कहता है तुम फ्राइडे तक यहाँ रहोगी, मैं तुम्हें हॉलीडे में आकर ले जाऊंगा, जिसपे वो कहती है ठीक है मगर आप मुझे लेने पक्का आ जाना। फिर शैन अपने क्लास में आ जाता है जहाँ पर वो बहुत सारे न्यू स्टूडेंट को देखता है। फिर वो सोचता है क्या मैं सही क्लास में आया हूँ, वैसे मैं इस स्कूल में ज्यादा स्टूडेंट को नहीं जानता हूँ, इसीलिए ये मुझे न्यू लग रही है। फिर वो अंदर जाता है जहाँ सू की दोस्त शैन को देखकर सू को चिढ़ाने लगती है। फिर शैन सू के बगल वाले डेस्क पर बैठ जाता है जिसपे वो पूछती है क्या तुम सही में यहाँ पर बैठोगे। तब वो कहता है क्या तुम्हें कोई दिक्कत है। तभी हेडमास्टर आ जाते हैं और शैन को लास्ट बेंच पर भेज देते हैं। लास्ट डेस्क पर बैठा हुआ बच्चा सोचता है काश ये यहाँ पर ना आए, मैं इसके साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। स्कूल के बाद शैन अपनी बहन को लेने जाता है जहाँ पर वो आते ही रोने लगती है। ये देख के शैन पूछता है क्या तुम्हें किसी ने बुली किया। तब वो कहती है नहीं, मुझे लगा आप मुझे लेने नहीं आओगे। तब शैन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, अब चलो बैठ जाओ। फिर वो पूछती है क्या हम सू के घर जा रही है, लगता है वो आपको पसंद करती है। ये सुन के शैन पूछता है तुम्हें ये सब कैसे पता। फिर वो शैन के पास पहुंच जाता है और किंग को थैंक्स बोलता है साइकिल देने के लिए। किंग उसकी बहन को देख के पूछता है क्या ये तुम्हारी बहन है, ये लो चॉकलेट, मैं तुम्हारे बड़े भाई का दोस्त हूँ। जब शैन उसे चॉकलेट लेने को बोलता है तब वो ले लेती है, जिसपे किंग कहता है तुम्हारी बहन तो काफी क्यूट है, मैं भी मॉम डैड को बोलूंगा मुझे एक बहन देने को। मेरे फादर ने बहुत ही लेट शादी किया था जिस कारण से उन्होंने मुझे 40 के एज पर जन्म दिया, अब वो बहुत ही ओल्ड हो चुके हैं। ये सुन के शैन कहता है तुम तो ओल्ड मैन के बेटे हो, इसका मतलब तुम उनके फेवरेट होंगे। तभी सू कहती है मैंने कहा था आज तुम और तुम्हारी बहन मेरे घर डिनर करोगे, मगर मेरे फादर बिजी है और ना ही घर पे है, इसीलिए माफ कर देना। तभी किंग कहता है तुम दोनों चिंता मत करो, मैं वैसे भी बोर हो रहा हूँ, मेरे घर पे चल के गेम खेलते हैं। और रास्ते में एक रेस्टोरेंट है जो कि हाल ही में खुला है। फिर वो सभी एक गेम रूम में जाते हैं जहाँ किंग एक गेम को खेलने जाता है और शैन वॉशरूम चला जाता है। इधर सिर्फ सू और उसकी बहन बच जाते हैं। तभी वहाँ पर वही बुली आ जाते हैं जिसे शैन ने हॉस्पिटल भेज दिया था और वो सू को परेशान करने ही वाला था। तभी वहाँ पर शैन आते हुए पूछता है क्या तुम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गए। ये सुन के वो काफी डर जाता है और साइड में खड़ा हो जाता है, मगर तभी किंग आकर उनसे बहस करने लगता है और इधर बुली का साथी भी उससे बहस करता है। तब किंग कहता है मैं दुश्मन का बेटा हूँ, तुझे पता है ना वो कौन है। ये सुनकर वो काफी शॉक्ड होते हुए डर के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी सामने बैठा हुआ एक बड़ा बुली आ जाता है जिसे देखकर किंग कहता है ये मुझे मारने की धमकी दे रहा था। ये सुनते ही बड़ा बुली उन सबको धो देता है। ये देख के बुली रोते हुए कहता है ब्रदर मुझे माफ कर दो। ये सुन के वो किंग से पूछता है क्या मैं उसे जाने दूं। ये सुन के किंग कहता है हाँ इसे जाने दो। फिर वो उन बुलिस को लात मार के निकाल देता है और कहता है किंग अगर तुम्हें कोई जरूरत हो तो मुझे बता देना। उनके जाने के बाद किंग कहता है मैं तो तुमसे बताना ही भूल गया, ये गेम रूम मेरे डैड का है। जिस पे शैन कहता है तुम तो एक अमीर बाप के बेटे हो, नहीं बल्कि एक माफिया के प्रिंस हो। तब वो कहता है मैं वैसे तो अपने डैड के साथियों के साथ इन्वॉल्व नहीं होता हूँ, लेकिन अगर कोई तुझे फ्यूचर में बुली करेगा तो बता देना। ये सुनकर शैन उसे थैंक्स कहता है और मनी मन सोचता है पता नहीं कैसे, मगर ये किंग तो दशान का बेटा है। मुझे याद है दशान के बारे में, जब वो यंग था तब वो रियल एस्टेट में काम करता था। बाद में उसने अपना नाम बनाया, बिजनेस खड़ा किया और गैंगस्टर की लाइन में घुस गया, लेकिन उसने बहुत सारे दुश्मन भी बना लिए जिससे लास्ट में उसका अंजाम अच्छा नहीं हुआ। अब इनके पास 2 साल है, उसके बाद दशान हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, लेकिन इसका बेटा काफी अच्छा है, दिन भर नॉर्मल पढ़ता है और खेलता है, एक शांत भरी जिंदगी जी रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ शैन और उसकी बहन सू के घर जाते हैं, जहाँ सू दरवाजा नॉक करते हुए कहती है डैड दरवाजा खोलिए। फिर वो कहती है अब तक तो वो घर आ गए होंगे, मगर लगता है वो अब तक घर नहीं आए। तभी शैन कहता है आज मुझे कुछ काम करना है, इसीलिए मैं रात को अपनी बहन को साथ में नहीं रख सकता हूँ, क्या तुम आज इसका ध्यान रख सकती हो। ये सुन के वो कहती है मगर इतनी रात हो गई है
और तुम कहाँ जा रही हो? तब शैन कहता है सवाल मत पूछो, मैं इसे लेने कल आ जाऊंगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शैन सू के डैड को ढूंढने जाता है, जहाँ पर वो देखता है वो एक बिजनेसमैन के साथ बात कर रही है। ये देख के वो सोचता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। सू के डैड कुछ देते हैं उस बिजनेसमैन को, लेकिन वो हाथ मार के उन सभी डॉक्यूमेंट्स को उड़ा देता है और कहता है ये सब तो वेस्ट है। उसके बाद वो वहाँ से अपने साथियों के साथ चला जाता है और सू के डैड वहीं बैठे रह जाते हैं। तभी मॉम वहाँ पर आते हुए कहती है तुमने अच्छा किया, वैसे मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे कारण से हो रहा है। ये सुन के डैड को बहुत ही गुस्सा आता है, मगर वो कुछ भी नहीं करते और मॉम के साथ वहाँ से चले जाते हैं। ये सब देख के शैन को समझ नहीं आता आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। नेक्स्ट डे अनाउंस होता है कि सू के डैड बैंकरप्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपना कर्ज नहीं चुकाया है। ये सुन के सभी स्टूडेंट बहुत ही शॉक्ड होते हैं, यहाँ तक कि सू भी। तभी वहाँ पर सू के डैड आते हुए कहते हैं तुम यहाँ पर तमाशा क्यों कर रहे हो, अभी 2 दिन बचे हुए हैं, मैं पैसे चुका दूंगा, ये लो अभी मेरे पास इतने ही है। तब वो बंदा वहाँ से जाते हुए कहता है इतने काफी नहीं है, अब मैं 2 दिन बाद यहाँ पे आऊंगा। ये देख के सू अपने डैड को आवाज देते रह जाती है। तब शैन सोचता है वो नहीं चाहते होंगे उनकी बेटी ये सब देखे। फिर वो सभी स्टूडेंट को क्लास में भेज देते हैं और बच्चे उनके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं। वो वहाँ पे अकेले खड़े रह जाते हैं। उन्होंने आज तक जो भी इज्जत कमाई थी वो सब एक ही झटके में चला गया। क्लास में किंग शैन से पूछता है क्या सू ठीक है? तब वो कहता है मैंने उसे यहाँ से भेज दिया क्योंकि उसका स्कूल में रहना सही नहीं है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? प्लीज तुम पता लगाओ आखिर कौन उनसे आज पैसे कलेक्ट करने आया था। ये सुन के वो पूछता है तुम उनका पता क्यों लगाना चाहते हो? जिस पे शैन कहता है मैं टीचर का सभी कर्ज भर दूंगा। जिस पे वो पूछता है क्या कुछ और करना है? तब वो कहता है मैं स्कूल बंक करने वाला हूँ, इसीलिए तुम बाकी सब संभाल लेना और मुझे टेस्ट करके बता देना वो आदमी कौन था। आधे घंटे के अंदर ही किंग उन सभी आदमियों का पता लगा लेता है और शैन तुरंत वहाँ पे पहुँच जाता है और जाते ही बंदों को मारते हुए कहता है तुम्हारे पास चाकू या फिर कोई और वेपन है तो लेकर तैयार हो जाओ, आज मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। ये बोलकर वो सामने रखा गर्म पानी एक बंदे के मुंह पर फेंक देता है। ये देख के सभी बंदे वेपन निकाल के उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही देर में शैन उन सभी को मार के खत्म कर देता है और ऑरेंज बाल वाले को घसीटते हुए कहता है तू अपना मुंह चलाने के लायक नहीं है, चल अब तू मेरे क्वेश्चन का जवाब दे। मुझे पता है तू यहाँ का बॉस नहीं है, इसीलिए तू झूठ मत बोलियो और मुझे वो इंसान पसंद नहीं है जो लेट रिप्लाई देता हो। ये बोलकर वो उसका हाथ दबाने लगता है। फिर पूछता है तेरा नाम क्या है, क्या अभी तुमने कोई क्राइम किया है? तब वो अपना नाम सुई बताता है और कहता है मैं 3 बार जेल जा चुका हूँ वायलेंस करने के लिए। फिर वो पूछता है क्या यहाँ पर पैसे है? तब वो कहता है हाँ सेफ में है। जिस पे शैन उसे अपना बैग देते हुए कहता है जा इसे फुल करके लेकर आ, अगर तूने इसे फुल नहीं किया तो मैं तेरा दिमाग फुल कर दूंगा। ये सुनकर वो उसे पैसों से भरा बैग दे देता है। फिर शैन पूछता है तुम्हारे कस्टमर का लिस्ट कहाँ पर है? तब वो कहता है मैं ये नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो बॉस मुझे बहुत मारेंगे। जिस पे शैन उसे मारने लगता है। तब वो कहता है सेकंड ड्रॉअर में रखा हुआ है। ये सुन के शैन उस लिस्ट को लेता है और उस जगह आग लगा देता है। तब वो बंदा कहता है अगर तुम ये लेकर गए तो मेरे बॉस तुम्हें मार देंगे, मेरे बॉस का नाम गू है, तुमने ये नाम तो सुना ही होगा। जिस पे शैन कहता है क्या तुझे पता है मैं कौन हूँ? तब वो कहता है मुझे कैसे पता होगा, तुमने हेलमेट लगा रखा है। जिस पे शैन उससे उसका फोन मांगता है और उन सभी के फोन बाहर फेंक देता है। दूसरी तरफ हम गू को देखते हैं, जिसे जब इस बारे में पता लगता है तब उसे काफी गुस्सा आता है। फिर वो अपना मीटिंग खत्म करने के बाद अपने कार में बैठ के जाने लगता है। कुछ देर बाद वो नोटिस करता है ड्राइवर उसे दूसरे रास्ते पर लेकर जा रहा है। ये देख के वो कहता है शायद तुम आज थक गए हो, इसीलिए तुमने दूसरा रास्ता ढूंढ लिया, ये लो पैसे, अब तुम मुझे मेरे घर ले चलो। लेकिन शैन उसके पैसों को हाथ तक नहीं लगाता। ये देख के गू काफी डर जाता है और सोचता है अगर इसे पैसे नहीं चाहिए फिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर शैन कहता है तुम जिसे भी कॉल लगाने का ट्राई कर रहे हो उसे कॉल मत लगाओ क्योंकि यहाँ पर सिग्नल नहीं है, और आ भी गया तो वो सभी कम से कम यहाँ पर 1 घंटे बाद ही आएंगे, जब तक तो मैं तेरा काम तमाम कर दूंगा। ये सुन के वो कहता है ब्रदर तुम गलत समझ रही हो, मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा। जिस पे शैन उसे सिगरेट लेते हुए कहता है तुम आजकल बिजनेस में काफी बिजी हो, मैंने सुना है तुम्हारा एक बच्चा है
और अभी कुछ टाइम पहले ही तुम्हारा दूसरा बच्चा पैदा हुआ है। ये सुनकर वो डरते हुए कहता है मैं बिजी हूँ, जिस पे शैन कहता है तुम्हें एक वेकेशन लेना चाहिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, जिस पे गू कहता है ठीक है मैं 1 महीने के लिए वेकेशन ले लेता हूँ। जिस पे शैन कहता है इतने टाइम में तो तुम बहुत सारे पैसे खो दोगे, क्यों ना तुम 2 हफ्तों के लिए वेकेशन लो, मैंने सुना है साउथ ईस्ट में अभी गर्मी है। जिस पे गू कहता है ठीक है मैं कल ही थाईलैंड का टिकट बनवाता हूँ। तब शैन कहता है हमारी बात यहीं पर खत्म हुई, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं छोड़ने वाला हूँ, अपने ड्राइवर को बुला लो। फिर वो उसे उतार देता है और वहाँ से चला जाता है। गू देखता है कि शैन ने उसके लिए यहाँ पर गड्ढा खोदा है। ये देख के वो डरते हुए सोचता है सही हुआ मैंने फालतू नहीं बोला। फिर वो अपने साथी को कॉल करके बताता है वो कुछ दिन हॉलिडे पर जाने वाला है। दूसरी तरफ हम टीचर लू को देखते हैं जो अपना कार्ड शैन से वापस ले चुके थे और उससे सामान खरीदने जाते हैं, जहां पता लगता है कि उसमें सिर्फ 1 ही रुपए है। ये देखकर उनका दिमाग खराब हो जाता है और जब वो बाहर आते हैं तब वो हेड टीचर को देखते हैं और सोचते हैं ये होटल के सामने क्या कर रही है, इनकी तो शादी हो रखी है और इनकी एक बेटी भी है। 1 मिनट क्या अभी मेरे पीछे शैन था, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे वो सामने से गुजरा हो, वैसे मुझे क्या। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं हेड टीचर होटल में जाते हैं जहाँ वही बिजनेसमैन बैठा हुआ था जिसका नाम पेंग है। टीचर पूछते हैं तुमने मुझे इतनी रात को क्यों बुलाया। तब वो कहता है बहुत ही टाइम हो गया ऐसे बैठे हुए। जिस पे टीचर कहते हैं हमें 10 साल हो गए जब से तुम एब्रोड गए थे, तब से हमारी बात नहीं हुई। तब वो कहता है वैसे मैं लास्ट ईयर ही यहाँ पर आ गया, क्या तुम्हारे वाइफ ने नहीं बताया, मैंने जानबूझकर वहीं पर इन्वेस्ट किया जहाँ तुम्हारी वाइफ काम करती है। ये सुन के टीचर पूछते हैं तुमने उसे अपने ट्रैप में क्यों फंसाया। जिस पे पेंग कहता है मैंने तो बस उसे कहा था इन्वेस्टमेंट करने को ताकि वो कुछ पैसे कमा ले, मैंने उसे अकाउंट खोल कर दिया मगर मुझे पता नहीं था वो इतनी निडर है और एक साथ इतने सारे पैसे लगा देगी। मार्केट का कोई भी भरोसा नहीं होता, इसी कारण से कम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। ये सुन के टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं उसे इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं पता, तुमने उसे फंसाया है, तुमने कहा था उसे प्रॉफिट होगा, क्या तुम उसे ऐसे ट्रैप में फंसा कर मारना चाहते हो। मेरी वाइफ बोल्ड नहीं है बल्कि बहुत ही अग्रेसिव है, अगर तुमने नहीं कहा होता कि वो इस इन्वेस्टमेंट से पैसे कमाएगी तब वो कभी भी पैसे इन्वेस्ट नहीं करती। ये सुन के वो कहता है तुम्हें पता है उसने मेरे कहने पर पैसे इन्वेस्ट क्यों किए, अगर वो मुझे एब्रोड तक फॉलो करती तो आज उसका ये हाल नहीं होता। ये सुन के टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं चुप रहो, अब वो मेरी वाइफ है। जिसपे वो कहता है मैं तुम्हारी वाइफ की बात नहीं कर रहा। ये सुन के वो कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, मुझे अब समझ नहीं आ रहा। तब पेंग कहता है कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टर ने बताया कि अब मैं बाप नहीं बन सकता हूँ और कुछ टाइम पहले ही मैंने तुम्हारी वाइफ और बेटी की फोटो देखी, तुम्हारी बेटी तुम्हारी तरह कहीं से नहीं लगती, उसे अब मुझे दे दो। ये सुन के टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं वो मेरी बेटी है। फिर वो सू के साथ बिताए हुए सभी पल याद करने लगते हैं और रोते हुए कहते हैं वो मेरी बेटी है। तब पेंग कहता है तुम्हें पता है ना तुम्हारे पास कितना कर्ज है, तुम उसे कभी भी नहीं चुका सकते हो। तब टीचर पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तब पेंग कहता है मेरी बेटी मुझे दे दो, मगर टीचर कहते हैं वो मेरी बेटी है। फिर पेंग कहता है क्यों ना तुम डीएनए रिजल्ट निकलवा लो या फिर तुम अपनी वाइफ से ही पूछ लो। और इतने ही देर में उनकी वाइफ भी वहाँ पर आ जाती है और वो काफी ज्यादा दुखी थी और नर्वस भी दिख रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। गाइज अगर आपको ये मानवा पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ भर भर के कमेंट कर देना। जो तुम्हारा मन करे वो कमेंट कर सकते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लीज हो सके तो कुछ भी कमेंट कर देना। ओके तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।